नमस्कार दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग के विभिन्न प्रश्न उत्तरों को आप लोगों से डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन हैं? इसका राइट आंसर है बी, न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत लोकपाल संस्था का गठन मार्च 2019 में किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति की गई। लोकपाल में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया गया था। ए, सरकारी आयोग ने, बी, प्रशासनिक सुधार आयोग ने, सी, विधि आयोग ने, या फिर डी, ठक्कर आयोग ने। इसका राइट आंसर है बी, प्रशासनिक सुधार आयोग ने। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। बाद में 1967 में के हनुमंतैया को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। आयोग का कार्यकाल 1970 में समाप्त हुआ। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान लोकपाल है। एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1809 ईस्वी में स्वीडन में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सही उत्तर चुने। राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की? ए, भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग, बी, संथानम समिति, सी, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति, या फिर डी, तृतीय भाषा समिति। इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है। ए, लेखपाल, बी, तहसीलदार, सी, राज्यपाल, या फिर डी, लोकपाल। इसका राइट आंसर है डी, लोकपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आयोग समिति ने स्थानीय संस्था ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया? ए, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, बी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, सी, बलवंत राय मेहता समिति, या फिर डी, अशोक मेहता समिति। इसका राइट आंसर है ए, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी के अध्यक्ष थे? ए, मोरारजी देसाई, बी, के संथानम, बी, सी, चौधरी चरण सिंह, या फिर डी, बाबू जगजीवन राम। इसका राइट आंसर है ए, मोरारजी देसाई। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया? ए, 1967 में, बी, 1971 में, सी, 1968 में, या फिर डी, 1972 में। इसका राइट आंसर है सी, 1968 में। संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जहां यह 1969 में पारित भी हुआ, परंतु राज्य में लंबित रहने की स्थिति में ही चौथी लोकसभा के विघटन होने के कारण विधेयक व्यपगत हो गया था। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को इसे पुनः स्थापित किया गया था। दूसरा है, श्री पी चिदम्बरम गृह मंत्री द्वारा इसे पुनः स्थापित किया गया था। तीसरा है, इसे स्थायी समिति को भेज दिया गया था। चौथा है, सिविल राइट के सदस्यों द्वारा इसे कमजोर कहा गया है। इसका राइट आंसर है डी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इसमें क्या है, सही है। प्रश्न की व्याख्या देखेंगे, लोकसभा में लोकपाल विधेयक 4 अगस्त 2011 को तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री वी नारायण स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात इसे संसद की कार्मिक, लोक शिकायत तथा विधि एवं न्याय पर स्थायी समिति के पास भेजा गया। सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमजोर माना था, अतः दिए गए कथनों में से फर्स्ट, थर्ड एवं फोर्थ क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल बिल का मसविदा आलेख तैयार करने हेतु पैनल में बुद्धिजीवी समाज के प्रतिनिधियों में सम्मिलित है। ए, अन्ना हजारे, सेकंड है प्रशांत जोशी, थर्ड है संतोष हेगड़े, फोर्थ है किरण बेदी, फिफ्थ है शांति भूषण। इसका राइट आंसर है डी, फर्स्ट अन्ना हजारे, थर्ड संतोष हेगड़े, फिफ्थ है शांति भूषण।
नागरिक समाज की ओर से लोकपाल बिल का मसौदा आलेख तैयार करने वाली समिति में 5 सदस्य थे। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, शांति भूषण, एन संतोष हेगड़े तथा प्रशांत भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? ए महाराष्ट्र में, बी उत्तर प्रदेश में, सी बिहार में या फिर डी ओडिशा में। इसका राइट आंसर है ए महाराष्ट्र में। भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र के लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के तहत 1971 में की गई थी। ओडिशा पहला ऐसा राज्य था जिसने लोकायुक्त की स्थापना से संबंधित विधान 1970 में पारित किया था, लेकिन वहां यह संस्था वर्ष 1983 में जाकर ही अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी गुजरात। इसका राइट आंसर है बी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। इसका राइट आंसर है सी राज्यपाल को। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है, जिसे राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है। ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 8 वर्ष। इसका राइट आंसर है डी 8 वर्ष। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण की अवधि वर्तमान में 8 वर्ष है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अथवा उप लोकायुक्त की पद धारण की अवधि उसके पद धारण करने की तिथि से 6 वर्ष निर्धारित थी, लेकिन वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा इसकी पद धारण की अवधि को 6 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तराखंड या फिर डी झारखंड। इसका राइट आंसर है सी उत्तराखंड। वर्ष 2011 में 1 नवंबर को लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया? ए पश्चिम बंगाल और केरल में, बी गुजरात महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश ओडिशा, डी राजस्थान और कर्नाटक। इसका राइट आंसर है, इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा आदि अनेक राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम के दायरे में मुख्यमंत्री को भी ले लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं, इनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा है। कथन ए, अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। कारण आर है, अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका राइट आंसर है बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए की सही व्याख्या आर करता है। अल्पसंख्यक शब्द भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं है तथा अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय है, न कि संवैधानिक, क्योंकि इसका गठन संसद द्वारा अधिनियमित अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अल्पसंख्यकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत सरकार के 5 समुदायों तथा मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों और पारसियों को अल्पसंख्यकों के रूप में अनुसूचित किया गया है। दूसरा है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1993 में संवैधानिक दर्जा दिया गया। तीसरा है, भारत में सबसे छोटा धार्मिक समुदाय पारसी समुदाय है। चौथा है, भारत का संवैधानिक धार्मिक और भाषी अल्पसंख्यकों को मान्यता और संरक्षण देता है। इसका राइट आंसर इस प्रश्न की व्याख्या में देखेंगे। भारतीय संविधान धार्मिक व भाषी आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण करता है। प्रश्नकाल में 5 समुदायों को अल्पसंख्यकों के रूप में अनुसूचित किया गया है। वर्तमान में भारत में 6 समुदाय मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन को अल्पसंख्यकों के रूप में अनुसूचित किया गया है। 27 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा
जैन समुदाय को अल्पसंख्यक अधिसूचित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोहरा समिति के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। ए पुलिस सुधार, बी वित्तीय सुधार, सी राजनेताओं का अपराधियों की साठगांठ, डी राज्यपालों की नियुक्ति। इसका राइट आंसर है सी राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ। वोहरा समिति का गठन राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ की जांच करने के लिए जुलाई 1993 में तत्कालीन गृह सचिव एन वोहरा की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1993 में सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समिति का नाम बताएं जिसने राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठबंधन की जांच की रिपोर्ट दी। ए ज्ञान प्रकाश समिति, बी वोहरा समिति, सी गोस्वामी समिति या फिर डी राजमन्नार समिति। इसका राइट आंसर है बी वोहरा समिति। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी। ए टेबर आयोग ने, बी कालेलकर आयोग ने, सी खेर आयोग ने या फिर डी राजमन्नार आयोग ने। इसका राइट आंसर है डी राजमन्नार आयोग ने। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश राजमन्नार आयोग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों के प्रावधान को प्रतिबिंबित करता है। पहला है उद्देशिका, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तीसरा है मूल कर्तव्य। इसका राइट आंसर है डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं। ए 29, बी 28, सी 30 या फिर डी 32। इसका राइट आंसर है सी 30 अनुच्छेद है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अर्थात मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को अंगीकृत किया था। अगला क्वेश्चन है, 10 दिसंबर मनाया जाता है। ए मानवाधिकार दिवस के रूप में, बी विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में, सी यूएन दिवस के रूप में या फिर डी मजदूरी दिवस के रूप में। इसका राइट आंसर है ए मानवाधिकार दिवस के रूप में। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा स्वीकार की गई थी। इस दिवस की औपचारिक स्थापना महासभा द्वारा 1950 में की गई थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, यूएन दिवस 24 अक्टूबर को तथा मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है। ए संपत्ति के आधार पर, बी समानता के आधार पर, सी धर्म के आधार पर या फिर डी मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। इसका राइट आंसर है डी मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की प्रस्तावना में मानव जाति की जन्मजात गरिमा और सम्मान तथा अधिकारों पर बल दिया गया है। अतः मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल मानव होने के नाते मानव गरिमा पर है। निम्नांकित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानव अधिकारों में से नहीं है। ए स्वतंत्रता और समानता, बी जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार, डी निजता का अधिकार। इसका राइट आंसर है डी निजता का अधिकार। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का प्रारूप संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को किया। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 12 के अनुसार किसी व्यक्ति की एकांतता, परिवार, घर या पत्र व्यवहार के प्रति कोई मनमाना हस्तक्षेप न किया गया, न किसी के सम्मान और ख्याति पर कोई आक्षेप हो सकेगा। ऐसे हस्तक्षेप के विरुद्ध प्रत्येक को कानूनी रक्षा का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है। ए काम का अधिकार, बी शिक्षा का अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार या फिर डी समता का अधिकार। इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 1 से 21 तक के उल्लेखित अधिकारों को प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकार समझा जाता है,
जबकि अनुच्छेद 22 से 27 तक उल्लेखित अधिकारों को द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मानवाधिकार माना जाता है। अनुच्छेद 23 में काम का अधिकार है। अनुच्छेद 26 में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? ए प्रथम पीढ़ी, बी दूसरी पीढ़ी, सी तीसरी पीढ़ी या फिर डी चौथी पीढ़ी। इसका राइट आंसर है बी दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था। ए अनुच्छेद 123 में, बी अनुच्छेद 124 में, सी अनुच्छेद 125 में, डी अनुच्छेद 127 में। इसका राइट आंसर है ए अनुच्छेद 123 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि संसद में सत्र में न होने की स्थिति में वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ए 1990 में, बी 1991 में, सी 1992 में या फिर डी 1993 में। इसका राइट आंसर है डी 1993 में। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए यह अधिनियम 23 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ, बी यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ, सी यह अधिनियम 23 सितंबर 1995 को प्रवृत्त हुआ है, डी यह अधिनियम 28 सितंबर 1995 को प्रवृत्त हुआ है। इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था? ए मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, बी मानव अधिकार का सुरक्षा आयोग का गठन, सी राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है डी उपयुक्त में से कोई नहीं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की 21 धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। ए धारा 2 में, बी धारा 3 में, सी धारा 2H में या फिर डी धारा 2M में। इसका राइट आंसर है डी धारा 2M में। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 परिभाषाओं से संबंधित है। धारा 2(1)M में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 21 में शामिल लोग सरकारी सेवक माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ए नौसेना, बी राज्य के सशस्त्र बल, सी थल सेना, डी वायुसेना। इसका राइट आंसर है बी राज्य के सशस्त्र बल। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2(1)(a) के तहत सशस्त्र बल की परिभाषा के अंतर्गत नौसेना और वायुसेना और संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल शामिल है। उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राज्यसभा का सभापति, सी लोकसभा के विपक्ष का नेता, डी राज्यसभा के विपक्ष का नेता। इसका राइट आंसर है बी राज्यसभा का सभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली समिति का कौन सदस्य नहीं है? ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी लोकसभा में विपक्ष का नेता, डी राज्यसभा का सभापति। इसका राइट आंसर है डी राज्यसभा का सभापति। कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? ए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, बी राष्ट्रीय विधि आयोग का अध्यक्ष, सी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, डी राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा 1993 के अधिनियम में
संशोधन कर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया। इसके अलावा जब अध्यक्ष एवं सदस्य दोनों ही पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, जबकि पहले अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं भाग 2 में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।